आज हम लोग क्लास 10th के इतिहास का जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद प्रारंभ करने वाले हैं। क्या कर रहे हैं? प्रारंभ कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद उदय एवं विकास, है ना? उदय एवं विकास पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम फिर से बोलिए, यूरोप में राष्ट्रवाद। हम लोग इससे पहले यूरोप के बारे में जाने थे, न जाने थे? यूरोप कितना महादेश है? सबसे बड़ा छठा न, सातवां तो ऑस्ट्रेलिया है जो ओशिनिया महादेश के अंतर्गत आता है, लेकिन बोलते फिर भी हम लोग ऑस्ट्रेलिया है न। तो क्या है बताइए? छठा सबसे बड़ा महादेश यूरोप है न। और उस यूरोप में जो देश हैं, कुछ देश, उसमें क्रांति प्रारंभ होती है कुछ देशों में, और वो धीरे धीरे क्रांति बढ़कर पूरे यूरोप में फैल जाती है। और पहले यूरोप के बारे में हम लोग चूंकि 10th में है तो 2-3 देशों के बारे में हम लोग बोले थे जानकारी प्राप्त करने आप लोगों को। उसमें था इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी ना, बोहेमिया, पोलैंड और ग्रीस यानी यूनान। जब इन सभी देशों के इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत अगर आपको जानकारी पहले से प्राप्त होगी तो आप क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद, आप आसानी से समझ पाइएगा। चलिए समझाया जाएगी, शुरू करते हैं। बहुत आसान चैप्टर है। और जब आप कोई भी विषय, कोई भी सब्जेक्ट इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा ना, इंटरेस्ट समझते हैं ना, आनंद के साथ पढ़िएगा, एंजॉय के साथ, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो हम बोलते रहेंगे, बस कपार के ऊपर जाते रहेगा, एक कान से सुना एक कान से निकलते रहेगा ना, यही होगा। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? क्या रे जाई ना? तो इसी प्रकार से क्या होगा कि हम जिन बातों को कह रहे हैं कहानी के तौर पर समझिए, कहानी ही है। जब आपको कोई भी इतिहास का कहानी याद रहेगा तो आप आंसर राइटिंग खुद से कर सकते हैं। तो आप जब अपने से आंसर राइटिंग कीजिएगा, अपने से किसी चीज को लिखिएगा, किसी प्रश्न का उत्तर अपने से लिखिएगा, तो वो स्वयं आपकी भाषा है। और आप अपने से जब भाषा लिखिएगा तो वो जल्दी जल्दी याद भी होगा, और एग्जामिनर आपको नंबर यानी मार्किंग भी बहुत बढ़िया करेगा, वहाँ अच्छा मार्क देगा, समझे? हम जो लिखाएंगे तो लिखाएंगे ही, लेकिन अगर आप समझे हुए उन्हीं कहानियों को रहेंगे तो आप अपने से भी उस प्रश्न का उत्तर अगर दीजिएगा तो बहुत बढ़िया होगा। आप अपने भाषा में लिख कर दीजिएगा तो ठीक। आप मेरी भाषाओं को नहीं भी लिखिएगा एग्जाम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जो कहानी समझे हैं उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। देखिए पहला है, चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद एवं उदय एवं विकास। हम लोग आरंभिक पृष्ठभूमि को देखते हैं, यानी यूरोप में जो राष्ट्रवाद है वो कैसे शुरू हो गया, क्या हुआ? कोई गया बस बोला रे जगो जगो जगह जगो, जग गया की है, बोरे भोर घंटी बजाए जग गया। यूरोप में राष्ट्रवाद को जगाने के लिए कई नेताओं का योगदान रहा, कई कलाकारों का योगदान रहा, कई कवियों ने अपना योगदान दिया ना, कई लोग, कई नेता, कई राजाओं ने अपना योगदान दिया। ठीक, तो इन सभी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहला यूरोप में एक देश है, 9th में आप लोग पढ़े थे ना, फ्रांसीसी क्रांति। पहला चैप्टर भौगोलिक खोज, दूसरा चैप्टर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, और तीसरा चैप्टर था फ्रांसीसी क्रांति। याद है? 1789 ईस्वी में क्रांति हुई थी जिसका नाम था फ्रांसीसी क्रांति ना, और बहुत भयानक क्रांति हुई थी। इतना भयानक, मारपीट एकदम खूब चला था, जिसको कहते हैं एकदम सब आदमी चल गया था एकदम लड़ते हुए। तो उस समय फ्रांस का बहुत कुछ निर्धारित हो गया, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज, सब चीज एकदम निर्धारित हो गया था। तो आज हम फ्रांस की क्रांति को फिर से 1 मिनट 2 मिनट के लिए देखेंगे, फिर हम आपके चैप्टर में प्रवेश कर जाएंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा। आरंभिक पृष्ठभूमि ये हुई कि राष्ट्रवादी भावना जो है वो जागृत होने लगी। जागृत मतलब बढ़ने लगी। हम कह रहे हैं किसी को एक राजा के प्रति उकसा रहे हैं और देश के प्रति भी उकसा रहे हैं, तो वो राजा व्यक्तिगत हो गया और देश सार्वजनिक हो गया। तो लोग क्या होने लगा? राजा को छोड़ के किसके प्रति जिम्मेदार होने लगा? देश, देश, चलो देश, एकदम सबके अंदर ये देशभक्ति जागने लगी, राष्ट्रवादी भावना जागृत होने लगा। तो फ्रांस में जो आदमी था धीरे धीरे उसके मन में ये होने लगा कि लग रहा है कि हमको राजा से मतलब नहीं है, हमको अपने देश से मतलब है। और जैसे देश वाली बात सामने आई तो लोगों सब में उत्साह बढ़ने लगा, कोई न देश प्रथम, देश प्रथम, और यहां से राष्ट्रवादी भावना जागृत होने लगी। कोई आदमी होगा
तब न रे कि अपने आप चल चल बैग ले, नहीं है ना, कोई आदमी होगा। तो सन 1789 ईस्वी में, याद रखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति हुई। कौन सी क्रांति? ईस्वी कौन सा? 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। कौन सी क्रांति? फ्रांसीसी क्रांति। और उस क्रांति ने पूरे फ्रांस वालों को जगा दिया। क्या जगा दिया? कि देश पहले, राजा को मारो, राजा को मारो। हुआ इसने फ्रांस में अंधकार युग एक समय था, सामंतवादी युग था। और जब फ्रांसीसी क्रांति में सामंतवादी युग खत्म हुआ, जब क्रांति शुरू हुआ, तो पहले राजे पकड़ा गया, समझा? राजा को पकड़ा, लुई 16वां था राजा, राजा को पकड़ा, गिलोटिन पे चढ़ा फांसी दे दिया, सब जनते मिल गए। ठीक, अब पत्नी चचियाने लगी तो ओकरो पकड़ के चढ़ा दिया, फांसी खींच दिया, खत्म। तो राजा रानी दोनों को खत्म कर दिया फांसी चढ़ा के। कौन क्रांति? फ्रांसीसी क्रांति, समझे? तो राजा रानी दोनों खत्म करवा दिया। तो फ्रांसीसी क्रांति सिर्फ यूं ही शुरू नहीं हुई, एक समय था अंधकार युग। अंधकार युग में वो फेमस था लुई 16वां, सॉरी क्या कहते हैं, लुई शार्लमा। क्या नाम था उसका? शार्लमा। क्या नाम था? शार्लमा। उसका एक साम्राज्य चलता था, पवित्र रोमन साम्राज्य। पहले उसका साम्राज्य का नाम था कैरोलिंगियन साम्राज्य, फिर वो पवित्र रोमन साम्राज्य चलाने लगा पोप के साथ मिलके ना। अब पोप जो है अपना मंत्र फूकते रहा उस पे ऐसे कर करके, तो घेरा गया उसके वथी में, पकड़ा गया उसके चक्कर में, पोप के चक्कर में। तो पोप सब एकदम ऐसे से मंत्र फूकते रहा उसके दिमाग में, और उसका दिमाग की हुआ 814 ईस्वी में वो जो है शार्लमा मर गया। मरा तो वो पोप ही राजा बना दिया था शार्लमा, चलो पूरा यूरोप का राजा तुम ही है। यूरोप में जो तक नहीं बड़ा बड़ा देश था, फ्रांस वगैरह से सब इटली सब मिलल था, वही पवित्र रोमन साम्राज्य के अंदर। उसको राजा बना दिया, बस राजा बना के उसको बस डंगा दिया, बस काम खत्म, मर गया वो 814 ईस्वी में। वो मरा तो झगड़ा होने लगा, हमें राजा, हमें राजा, हमें राजा। ठीक, इसी झगड़ा का फायदा उठा लिया कुछ लोग, जो सामंतवादी व्यवस्था, कोई राजा नहीं, हम इस क्षेत्र का राजा तो हम राजा, सब राजा बन गया जहां मनता, सब जमीन घेर लिया, जमीन ये अमर्ज को, ये अमर्ज को, ये अमर्ज। ठीक, 10 को 50-50 बीघा घेर लिया, सब अपना अपना जमीन घेर लिया। उस जमीन में रखने लगा कौन चीज जानता है? अपना बन गया राजा, और जमीन में 5 गो नौकर रख दिया, चलो तुम ड्यूक है ना, तुम ये है, तुम ये है। तो ये जो छोटा छोटा लोग था, इसको कहा गया सामंत। क्या? राजा महल में न रहने लगा, सामंत लोग था अचुकवा अचुकवा घर में रहने लगा, अच्छा अच्छा घर में। और जो किसान मजदूर था फूस में जहाँ कहीं रोक कमी उम्मी में रहने लगा, अलग कर। तो ये व्यवस्था हुई, और इससे जैसे 10-15 साल ये व्यवस्था रही, तो क्या हो गया रे, और लड़ाई। 1789 में फिर क्रांति हो गया फ्रांस में। इस बार जो क्रांति हुआ, इस बार साम्राज्य उखाड़ दिया, राजा खत्म कर दिया ना। और कौन सा राजवंश था उस समय? बुर्बो राजवंश। तो हम वहीं आते हैं, चलिए देखिए ध्यान से। 1789 में कौन सी क्रांति हुई? फ्रांसीसी क्रांति। और फ्रांसीसी क्रांति को फायदा किसको मिल गया जानते हैं? 1789 फ्रांसीसी क्रांति हुई, 92 तक चला, मानिए 94 भी कह लीजिए, तनी मनी छिटपुट चलते रहा। 4-5 साल बाद एक बहुत भयानक राष्ट्रवादी नेता का एंट्री होता है, जिसका नाम रहता है नेपोलियन बोनापार्ट। क्या? हाँ, यही आदमी को जगा रहा था, मार 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 राजा मार, ठीक ना। नाम क्या है इसका? नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये क्या करने लगा नेपोलियन बोनापार्ट, जो छोटका छोटका राजा था, नहीं होता था तो अपने से चल सैनिक बना लिया, अपने से मार दिया, चल। तो मारने लगा छोटका छोटका जगह पर, सिसिली, नेपाल, बड़ा साम्राज्य जीत लिया अपने, ठीक ना। सिसिली और नेपाल को जीत जीत के कब्जा कर लिया कि अमर बैग लो, अब नहीं दूंगा सीधा। अब जब ऐसा करने लगा नेपोलियन बोनापार्ट, तो लोग इसके साथ आने लगा। नेपोलियन बोनापार्ट सही ये कह रहा है, हम कह रहे हैं कि हम 2 जगह जीत लिए, सबको पैसा बांट रहे हैं, या तो फिर हमरे प्रधानमंत्री अगला बार बनाएगा, सबको खाना फ्री में, शिक्षा फ्री में, ये फ्री में, वो फ्री में, सब जीत दे रहे। तो हमरे कहेगा हम खाली हाथ उठा देंगे, हम ही सब चीज। तो वही होने लगा। नेपोलियन बोनापार्ट जिन क्षेत्रों को जीता, उस क्षेत्र में सब चीज सुविधा देने लगा, लेकिन उसमें आदमी में ये चाव भर गया, वाह राजा से बढ़िया यह है ना। तो नेपोलियन बोनापार्ट का साथ देने लगा सब, लेकिन कहते हैं ना कि जब साथ दीजिएगा ना तो दुश्मन ज्यादा शुरू हो जाता है ना। तो आधा तो फ्रांस घेरिए लिया था, इटली उटली सहित, मानिए कि सबको बोल दिया था हम है तो कोई गम न, चलिए। नेपोलियन बोनापार्ट लेके चल दिया था कि आप जिताइए देंगे सब चीज, देश के लिए सब लड़ेगा, हो हल्ला हो गया चारों तरफ। लेकिन दिक्कत कहाँ हो गया? 1804 ईस्वी में
नेपोलियन बोनापार्ट जो है ना अपना यानी कि एगो नियम लाया जिसको कहते हैं नेपोलियन संहिता। क्या कहेंगे? नेपोलियन संहिता। जहां जहां जीता था वहां वहां लागू कर दिया, लागू कर दिया नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता उधर जर्मन राइल संघ बना दिया अपने से, समझे? और नेपोलियन संहिता लागू कर दिया। जब लागू किया तो अच्छा अच्छा सब चीज होने लगा, तो कोई दिक्कत नहीं। 10 साल चला, लेकिन ऑस्ट्रिया एगो देश है जस्ट फ्रांस के इधर बगल में। कौन सा देश? 1814 ईस्वी में कहां से भूलल भटकल एगो आदमी आ गया वहां ना, ऐसा आदमी जिसका माथा सनकले रहता था ना, उसको कहा गया घोर प्रतिक्रियावादी नेता, घोर प्रतिक्रियावादी आदमी। कोई सुधार उधार नहीं, हम जो बोल दिए वही कानून, सीधा एकदम सनकल, माथा सनकल पूरा आदमी था। नाम था उसका मेटरनिक। क्या नाम था? 1814 में आया, बोला क्या है रे, क्या क्या कर रहा है? नेपोलियन बोनापार्ट। चल मार, इधर से गया टंगा दिया नेपोलियन बोनापार्ट। बोले काहे से कर रहा है? नेपोलियन बोनापार्ट भी एकदम होती ना, भाग गया वहां से, मार खाया तो भाग गया वहां से। नेपोलियन बोनापार्ट 1814 ईस्वी के बाद मार खाया, सब पूरा हरा दिया नेपोलियन बोनापार्ट को, जो किया था सब चीज खत्म कर दिया। बोला के बना था राजा रे? पहले कौन था राजा? बुर्बो राजवंश। बोला उसको बनाओ, तुरंत फिर से बुर्बो राजवंश का गद्दी दे दिया नेपोलियन वो मेटरनिक। पहले बीच में कुछ दिन के लिए दोसर वंश आ गया बोनापार्ट वंश ना, नेपोलियन बोनापार्ट अपना ले गया, लेकिन फिर से बना दिया बुर्बो राजवंश का सब चीज, ठीक। फिर लुई फिलिप फलना चिना ढिमका आते रही सब चीज, ठीक। लेकिन मेटरनिक जो अपना गेम खेला मारपीट के एकदम, तो 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। कहाँ है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सबको बुलाया, जे जीता था ना, चलो आओ मीटिंग कर ना। बोला कि देखो कोई नहीं इधर उधर करेगा बिना हमरा से पूछे। मेटरनिक पहले सनकल है, बोला जहां कोई किया तब देखना मां, हमारे पास सैनिक है बस। तो मेटरनिक क्या किया, वियना में एक सम्मेलन बना बुलाया जिसका नाम था वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस सम्मेलन। तो जो विजित राष्ट्र था यूरोपीय शक्ति, उसका एक सम्मेलन आयोजित कर दिया। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दा उठा दिया, देखो कोई इधर उधर नहीं करेगा, हमरा से पूछ के करेगा, हम जब तक जिंदा कोई इधर उधर नहीं ना। तो मेटरनिक अपना वर्चस्व बना लिया, और 1815 से लेके 1848 ईस्वी तक कोई इधर उधर नहीं, जब तक मरा नहीं तब तक छोड़ा नहीं, समझो। मेटरनिक 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक अपना शासन चलाते रहे ऑस्ट्रिया और आसपास के क्षेत्रों पर। बीच में दो बार क्रांतियों कर देता है फ्रांस वाला। 1830 में, 1848 में जो दोहरा क्रांति हुआ ना, तब तनी वो संताया, ठीक ना, नहीं तो मेटरनिक रहता था और खत्मे कर देता। तो 1815 से लेकर 1848 तक का यूरोपीय इतिहास का जो वो युग है उसको कहते हैं मेटरनिक युग। क्या कहेंगे? कहां का था चांसलर रे? ऑस्ट्रिया का चांसलर। कहां का चांसलर? जिन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट को एकदम धोखे बराबर कर दिया ना। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट काम क्या कर रहा था? अच्छा काम, राष्ट्रवादी भावना सबको जगा रहा था ना। नागरिकता का सब चीज बता दिया, ये मिलना चाहिए तुमको, ये नहीं है, तुम एकदम पिसाइल है, ये कर रहा है, बस पोस्ट उसके अंदर जगा। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट जो आदमी को जगा दिया ना, वो आदमी धाए क्रांति कर रहा था। हम कह रहे हैं एक दिन झगड़ा हुआ चलेगा, किसी तरह मारपीट के शांत कर दिया, रोज ये झगड़ा करेगा शांत होगा? मेटरनिक भी तबाह हो गया इसी झगड़ा के कारण। 1830 1848 आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए, अच्छा लिखिए दिए हैं, 1830 में झगड़ा हुआ, 1848 में झगड़ा हुआ। एगो कहते हैं जुलाई क्रांति, एगो कहते हैं अक्टूबर नवंबर क्रांति या बोल्शेविक क्रांति, समझे? आगे पढ़ेंगे ये सब चीज। लुई फिलिप गीजो पोलीगनेट सब पढ़ेंगे, गीजो, ठीक ना। देखिए एगो रेनन नाम का, क्या अनसर्ट रेनन, और क्या सॉरियो। रेनन जो है ये प्रमुख दार्शनिक था, फ्रांसीसी दार्शनिक, और सॉरियो भी फ्रांसीसी कलाकार था। ये भी बोला राष्ट्रवादी भावना जगाइए, नहीं तो सबको मारेंगे, सब जगाने लगे, ठीक। तो ये सब राष्ट्रवादी भावना का पक्षधर था। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन के लिए यूरोप में कुछ लोग क्या कहने लगा, राजतंत्र रहने दीजिए, लोग में राष्ट्रवादी भी रहेगा लेकिन उदारवादी बन जाएगी। उदारवादी मतलब जनता का ही बात मानिए, पैसा दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, जो कहता है वही कीजिए। वही होने लगा कुछ देर तक, ठीक। अब आते हैं फ्रांस की क्रांति के बारे में थोड़ा सा जानते हैं ना। सन 1789 ईस्वी में यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवादी भावना का अंकुरन हो गया था। 1789 में राष्ट्रवादी भावना जगा दिया। कौन सा क्रांति? फ्रांसीसी क्रांति। कौन सा क्रांति? क्रांति से पहले फ्रांस में किस राजवंश का शासन था?
बुर्बो राजवंश का खत्म कौन कर दिया? नेपोलियन बोनापार्ट। फिर अपना शासन ला लिया नेपोलियन अपना। और नेपोलियन जैसे अच्छा क्रांति के समय वहां का राजा क्या था? लुईस 16वां। क्या था? एक राज पहले 15वां होगा, 14वां होगा, 13वां होगा, धीरे धीरे आके 16वां पे ना। तो फ्रांस की क्रांति यानी 1789 के समय वहां का राजा था लुई 16वां। जानता? क्रांति के बाद नेपोलियन गद्दी संभाल लिया ना। सब नेपोलियन डायरेक्ट बोल दिया क्या रे, अब हम में कोई नहीं इधर उधर। 1814 तक कोई नहीं है। तो क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट का एक उदय हुआ और उन्होंने स्वयं को राजा घोषित कर दिया, मतलब हम ही राजा है ना। और 804 से लेकर 814 तक अपने युद्ध के द्वारा छोटे मोटे क्षेत्रों को जीतते हुए नेपोलियन ने सभी यूरोप के कुछ देशों में क्या उगा दिया? राष्ट्रवादी भावना का बीज बो दिया। सबको बता दिया ई मिलेगा, वोट देकर राजा बनाएंगे, ये करेंगे ये करेंगे, तब आदमी का मनचाहा राजा बनेगा। ऐसा करने लगे एकदम आदमियों सब खुश, यही आदमी अच्छा है। लेकिन अगर मेटरनिक नहीं मारता तब तो मेटरनिक वाला युद्ध नहीं होता। ऑस्ट्रिया वर्सा युद्ध और आरू दोसर बगल में युद्ध था, ओकरो में युद्ध करवा दिया सब मिलिए के। ऑस्ट्रिया फिर ओकरा मारने लगा। नेपोलियन बोनापार्ट अकेला बेचारा की करता है, चल गया लंदन भाग के। तो इस प्रकार से राजतंत्र को समाप्त कर राष्ट्रवादी भावना जागने का काम किया है। उसमें सबसे प्रमुख योगदान था नेपोलियन बोनापार्ट ना। तो याद रहेगा नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान, लिखाएंगे वो अलग से, लेकिन ये पृष्ठभूमि आपको बता रहे हैं। आज चूंकि इतिहास का पहला दिन था, कुछ कहानी आपको बता दी है एक खराब आदमी के बारे में ना, जिसका नाम क्या था? अच्छा, देश के लिए तो अपने देश के लिए ठीक क्या था नहीं था, राष्ट्रवादी भावना का वो विरोधी था। मतलब ना हम राजा तो हम सब चीज, डिक्टेटर मानो एक तरह से नहीं रहे, मतलब हम ही सब चीज है, कोई इधर उधर नहीं। जैसे वो बाहुबली में नहीं है, मैं ही राज्य हूँ, मैं ही कानून हूँ, यो बोलता तो वह चीज है। आगे पढ़ेंगे, हम ही कानून है, सब चीज हमारे द्वारा होगा, ठीक। तो लेकिन कहते हैं ना कि ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, लेकिन टिक गया 30 साल 35 साल नहीं रहे। 1815 से 1848 ईस्वी